नमस्कार दोस्तों। एक होम बायर को जब बिल्डर या डेवलपर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है और होम बायर लगभग जो घर 4 साल में मिलना था 5 साल, 6 साल या इवन 10 साल के बाद वेटिंग करने पर भी घर नहीं मिल रहा, तो जब वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करता है तो उसको सबसे बड़ा एक मेजर डर ये भी रहता है कि क्या उसने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने में देरी तो नहीं कर दी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है लिमिटेशन पीरियड का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक होम बायर को या एक कंप्लेनेंट को 2 साल का समय दिया जाता है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इस कारण से होम बायर के मन में ये दुविधा रहती है कि जो घर उन्होंने 4 साल में मिलना था 10 साल होने पर भी नहीं मिला, तो उस सिनेरियो में क्या उनकी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल होगी भी या नहीं। क्या कोर्ट जो है, जो कंज्यूमर कमीशन है, वो उनकी कंप्लेंट को बिना मेरिट के ही डिसमिस कर देंगे और बोल देंगे कि आपकी कंप्लेंट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो कि पुष्पा जगन्नाथ शेट्टी वर्सेस सहज अंकुर रियल्टर्स के बीच में ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, हम इस जजमेंट के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, खासकर होम बायर्स के डिस्प्यूट में रियल एस्टेट सेक्टर में। हम इस जजमेंट को डिटेल में समझने से पहले इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या है, ऑनरेबल एनसीडीआरसी का डिसीजन क्या आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोर इशू क्या था इस मैटर में, कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन में आए, क्या उन्होंने रीजनिंग दिया फॉर द कॉन्टिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन, क्या एप्लीकेबल था इस मैटर में या नहीं। सेक्शन 24A ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो लिमिटेशन पीरियड 2 इयर्स का टाइम दे रखा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा इस जजमेंट में। और हम बीइंग ए कंज्यूमर और बीइंग ए डेवलपर और ए रियल एस्टेट बिल्डर, हम क्या लर्निंग सीख सकते हैं इस मैटर में, इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स, जो कि होम बायर्स वर्सेस बिल्डर या डेवलपर के एस्पेक्ट्स में है एंड वेरियस इश्यूज को एड्रेस करती है ये जजमेंट्स। आप इन जजमेंट्स की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आइए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस द कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन इन ए कंज्यूमर लॉ, खासकर होम बायर्स वर्सेस रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स के बीच के मैटर्स में कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इस मैटर में टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि क्रिटिकल है। हम गो थ्रू करेंगे, वेरियस एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे बिटवीन दी पार्टीज। अराउंड सितंबर 2013 में एक जो प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी ये मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट था, उसमें जो डेवलपर था उसने रीडेवलपमेंट करना था कुछ एक बिल्डिंग का। उसमें टेनेंट्स थे जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, परमानेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन एग्रीमेंट विद द डेवलपर, जिसके एज पर द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट जो टेनेंट्स थे उनको फ्लैट नंबर 801 देना जाना था, जो कि अराउंड 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट रहता। और जो फ्लैट की डिलीवरी थी, जो पोजेशन थी, वो होगी एज पर द एग्रीमेंट। वो ये डिसाइड किया गया कि आपको 2 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के अंदर अंदर ये फ्लैट हम दे देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो एट बेस्ट हम जो है 6 मंथ्स ग्रेस पीरियड भी लेंगे, बट विद इन दिस टाइम पीरियड वी विल बी एबल टू डिलीवर द फ्लैट टू यू। अब दिसंबर 2014 में जो
टेनेंट्स थे उन्होंने एक्चुअल जो फिजिकल पोजेशन ऑफ द फ्लैट्स थी वो दे दी, सो दैट जो बिल्डर है अब उस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट कर पाए। जनवरी 2015 के अंदर जो रीडेवलपमेंट थी वो टाइमली नहीं हो पा रही थी। इस कारण से इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग एग्रीमेंट भी साइन किया गया डेवलपर वर्सेस दी टेनेंट्स जो कि कंप्लेनेंट थे। एज पर दिस एग्रीमेंट ये बोला गया कि अगर बिल्डर जो है नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं ले पाता तो देन जो कंप्लेनेंट है उनको फ्लैट नंबर 301 एंड 302 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, प्लस अगर ये नहीं दे पाता बिल्डर तो देन कंपनसेशन ऑफ द एरिया 1317 स्क्वायर फीट जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा प्लस 25% ऑफ द एडिशनल वैल्यू। ये ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बिल्डर ने प्रपोज किया सो दैट अगर बिल्डर फेल होता है तो जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, कंप्लेनेंट को इस तरह से कंपनसेट करेगा। दिसंबर 2016 जो डेट थी वो उस डेट में जो इनिशियल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था कि जो 2 years प्लस 6 month ग्रेस पीरियड जो था वो एक्सपायर होता है, 24 month का एक्सपायर पीरियड। अब हम लगभग 2 साल का टाइम बीच में चल रहा है कंप्लेनेंट्स एंड द डेवलपर के बीच। वेरियस कम्युनिकेशंस हो रहे हैं इसके दौरान एंड ये बोला गया एक एस्क्रो एजेंट को रखा गया बीच में सो दैट जो ये फ्लैट थे 301 एंड 302 वो फ्लैट्स के ओरिजिनल पेपर जो थे वो एस्क्रो एजेंट के पास रख दिए गए सो दैट अगर बिल्डर बीच में पोजेशन दे देता है न्यू बिल्डिंग में, न्यू डेवलप्ड बिल्डिंग में फ्लैट का तो देन फाइन, अदरवाइज जो 301 एंड 302 है वो कंप्लेनेंट्स को दे दिए जाएंगे। दिसंबर 2018 में फ्लैट्स के जो पेपर थे वो फाइनली रिलीज कर दिए गए एपेलेंट्स को आफ्टर सेवरल मीटिंग्स। फ्लैट्स के जो पेपर्स थे, नॉट द फ्लैट्स इटसेल्फ। अब जनवरी 2019 में रिस्पोंडेंट्स ने जो एकोमोडेशन के लिए रेंटल दे रखा था वो देना बंद कर दिया और प्लस 2.5 लाख कंप्लेनेंट ने रीलोकेशन कंपनसेशन मांगा था, वो भी बिल्डर ने पेंडिंग ही रखा। एंड फाइनली अराउंड February 6, 2019 को कंप्लेनेंट्स ने ऑनरेबल NCDRC के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस सी कि इस कंप्लेंट में प्रेयर्स क्या थी। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेयर वाज कि जो यूनिट्स हैं 301 एंड 302 उनको अलॉट कर दिया जाए हमें, या फिर ऑल्टरनेटिवली जो हमने डिस्कस किया था कि यूनिट नहीं दे रहे तो आप हमें 13 अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का जो मार्केट वैल्यू है उसका पैसा दिया जाए प्लस 25%। तो ऑल्टरनेट प्रेयर ये रखेगी कि अराउंड 4 करोड़ 59 लाख रुपीस जो डेवलपर है उसको देना है टू द कंप्लेनेंट्स प्लस 25% कंपनसेशन फॉर द फ्लैट्स एंड प्लस फ्यूचर इंटरेस्ट अगर बिल्डर या डेवलपर पे नहीं करता। दैट वाज द फर्स्ट प्रेयर। सेकंड प्रेयर वाज दैट कि जो डेवलपर है वो इस यूनिट्स को थर्ड पार्टी को असाइन नहीं करेगा, कोई भी थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी एनकम्बरेंस क्रिएट नहीं करेगा। थर्ड प्रेयर वाज कि जो कंप्लेनेंट को रेंट मिल रहा था डेवलपर की साइड से वो रेंट डेवलपर ने जो जनवरी 2019 से बंद कर दिया था। सो दैट इज़ वाई कंप्लेनेंट ने ये प्रेयर भी डाली कि आप जो है जनवरी 2019 के ऑनवर्ड्स हमें जो मंथली रेंटल है अराउंड 51,000 रुपीज़ का वो हमें दिया जाए। फोर्थ प्रेयर थी जो डिसलोकेशन कंपनसेशन का अराउंड 2.5 लाख जो है डेवलपर ने वापस नहीं किया था, वो पैसा भी कंप्लेनेंट ने बोला कि हमें रिटर्न किया जाए। एंड फाइनली जो कॉस्ट ऑफ द कंप्लेंट है अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ वो हमें दी जाए।
इन सब प्रेयर्स को मेरिट पे डिस्कस करने की बजाय ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने इस कंप्लेंट को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। द रीज़न एज पर दी ऑनरेबल एनसीडीआरसी कि ये जो कंप्लेंट है 2 साल के टाइम पीरियड के बाद फाइल करी गई है और ना ही कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट बियॉन्ड 2 years। तो इस कारण से ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने इस कंप्लेंट को एंटरटेन करने से ही इनकार कर दिया। अगर हम ऑर्डर की बात करें ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ली, एज पर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी none of the parties have produced any separate writing in respect of mutually agreed date. As such, 6 months period has to be computed from the 10th of January 2015। यहाँ से अगर हम कंप्यूट करें तो 10th of July 2015 was the date जो कि ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने कंसिडर किया कि इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग जो था वो 10 जनवरी 2015 का एग्रीमेंट था। उसके बाद से दोनों ही पार्टीज़ ने कोई एग्रीमेंट शेयर नहीं किया। उसके बाद से अगर हम 6 मंथ का एक्सटेंडेड पीरियड भी देखें तो वो 6 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड जो है वो 10 जुलाई 2015 को एक्सपायर हो गया। जो ये कंप्लेंट जो फाइल हुई थी 2019 में फाइल हुई थी, ऑलमोस्ट 4 years का गैप है। इस कारण से ये जो कंप्लेंट है बार्ड बाय द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years। इस कारण से हम इस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इस कारण से जब ये मैटर ऑनरेबल एनसीडीआरसी की साइड से डिसमिसल हो गया विदाउट इवन मेरिट्स, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास की क्वेश्चन यही था दैट कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड जो करनी है हमने वो कहाँ से करनी है, जो डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड, दैट्स वेरी क्रिटिकल। And obviously the second question was that was the 2019 complaint rightly dismissed as time barred, or does continuing correspondence plus escrow create a continuous cause of action? That is where आप सबका एक ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्सेप्ट को समझने का कि कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, खासकर इन रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें एक तरफ होम बायर है दूसरी तरफ बिल्डर या डेवलपर है। इन सिनेरियो में कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन क्या फर्स्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से आएगी या फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से आएगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फैक्ट फाइंडिंग थी इस मैटर में वो क्लियर कट एनालिसिस में ये आया कि दोनों ही पार्टीज दे वर इन रेगुलर कम्युनिकेशन विद ईच अदर फ्रॉम 2015 टू 2018। ऐसा नहीं था कि जो होम बायर थे या जो आपके टेनेंट कंप्लेनेंट थे उन्होंने बिल्डर के साथ या डेवलपर के साथ कोई बातचीत करना ही बंद कर दिया था आफ्टर दी ये इंडेमनिटी वाला एग्रीमेंट जब साइन किया। एज पर द रिकॉर्ड बोथ द पार्टीज वर इन रेगुलर कम्युनिकेशन। इन फैक्ट देयर वाज आल्सो एन एस्क्रो एजेंट बिटवीन द टू पार्टीज जिसके पास जो फ्लैट नंबर 301 एंड फ्लैट नंबर 302 के जो पेपर्स थे वो भी रखे गए थे। एस्क्रो एजेंट ने ही जो फ्लैट पेपर्स थे वो कंप्लेनेंट को ट्रांसफ़र करे थे 2018 में जब बिल्डर ने जब डेवलपर ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया था। So Honorable Supreme Court held that the failure to register the flat was not a one-time event in 2015. Each refusal to perform constituted a fresh cause of action. So यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन की और एग्जांपल्स भी लें, फॉर एग्जांपल मैनी टाइम्स जो डेवलपर है दे डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। आप कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हो डेवलपर के साथ कि पोजेशन का टाइम पीरियड तो पिछले साल का था, नाउ वी आर डिलेड बाय 3 years।
प्लीज शेयर द शेड्यूल विद अस। तो इस केस में डोंट गेट डिसहार्टेंड दैट कि अगर डेवलपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो शुरू हो गया जब आपने लास्ट कम्युनिकेशन किया था। नहीं, जो साइलेंस जो है इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू टू एस्टैब्लिश कि एक कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन है। जब तक वो पोजेशन नहीं देता आपको, जब तक एक डेवलपर होम बायर को पोजेशन नहीं दे देता, तब तक कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो अपने को डिस्कस करना है कि मान लो अगर बिल्डर जो है या डेवलपर स्ट्रेट अवे ईमेल पे मना कर देता है कि ओके आई एम नॉट इन पोजीशन टू गिव यू द पोजेशन ऑफ द फ्लैट, लेट्स से। तो इस केस में अगर बीइंग ए होम बायर, बीइंग ए कंप्लेनेंट, आप यू केप्ट ऑन साइलेंट और आप जो है 2 साल एक्सपायरी होने के बाद कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करोगे, तो देन देयर आर फेयरर चांसेस कि आपकी जो कंज्यूमर कंप्लेंट है वो डिसमिस कर दी जाए फॉर बीइंग बार्ड बाय द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years। तो जब एक्सप्लिसिट डिनायल फ्रॉम द बिल्डर या डेवलपर के साथ आ रहा है, तो देन यू नीड टू एंश्योर दैट यू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स to file the consumer complaint as soon as possible. Secondly, it is also important that अगर बिल्डर स्ट्रेट अवे डिनाई करता है कि भाई मैं आपको अब फ्लैट की पोजेशन नहीं देने वाला, तो देन और ये जो आपके पास ईमेल आया था या फिर आपके पास जो रिटर्न में फिजिकल कॉपी आई थी, तो देन आपके पास ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए। आपके पास ओनली कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का रास्ता बंद हुआ है, लेकिन आपके पास एक सिविल जो डिस्प्यूट तो अराइज हो ही गया है, सिविल मैटर कंटिन्यू करने का आपके पास एक क्रिमिनल कंप्लेंट कंटिन्यू करने का राइट आपके पास रहेगा। वो आप परस्यू कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दिस केस, इस केस में ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईच रिफ्यूजल टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड ए फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। सो इस कारण से जो कंप्लेंट फाइल्ड ऑन 19th of February 2019 was within the time period from the December 2018, जो जिस दिन एस्क्रो ने जो पेपर्स थे फ्लैट 301 एंड 302 के वो रिलीज करे थे। खासकर अगर हम इस जजमेंट के अंदर, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो थ्रू, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस्क्रो एजेंट एंड द कंप्लेनेंट एज वेल एज द जो डेवलपर है उनके बीच में जो ईमेल कम्युनिकेशन हुआ था उसको भी जजमेंट के अंदर रखा है, सो दैट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर हम स्पेसिफिकली उस ईमेल कम्युनिकेशन को देखें तो उसमें मिस्टर जैनी हु वाज द एस्क्रो एजेंट, he wrote to the builder and the complainant that Miss Atita Shetty and her family were not satisfied with the non-performance of the promises made by you. Then continue, and we will hand over the escrow documents to Miss Atita Shetty on 17th of December without fail. सो दैट्स द लास्ट टाइम जो उसके बाद से बिल्डर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और एस्क्रो ने ये डॉक्यूमेंट्स जो थे कंप्लेनेंट को दे दिए, एंड दैट्स वेयर उसके इमीडिएटली बाद लगभग फरवरी 2019 के अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दी गई। सो that's how the Honorable Supreme Court arrived at a conclusion that it is very much within the 2-year time period of limitation। जो cause of action है उसका डेट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द 2015 जब वो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ और जब इंडेमनिटी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द लास्ट कम्युनिकेशन बाय द एस्क्रो एजेंट, जिसमें एस्क्रो एजेंट ने बोला कि भाई डेवलपर
को भी साथ में रखा कि developer has stopped responding. Now the complainant can take appropriate steps, legal steps in accordance with the law. So अगर हम Honorable Supreme Court also highlighted the section 24A of the Consumer Protection Act. अगर इसको हम देखें तो Consumer Protection Act 2019 में भी similar provisions हैं, and principally both the acts disclosing that जो limitation period है वो 2 years रहेगा from the date on which the cause of action has arisen. एंड खासकर इन रियल एस्टेट सेक्टर में जहां होम बायर्स एंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आर इन्वॉल्व, तो कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन विल बी देयर टिल द टाइम जब तक होम बायर को फ्लैट जो है डिलीवर नहीं हो जाता एज पर द एग्रीमेंट. एंड इन केस अगर आप 2 साल के टाइम पीरियड में नहीं आ रहे और आपने मान लो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years आप 3rd ईयर में आए हो, तो आपको ऑनरेबल कंज्यूमर कमीशन को सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा फॉर द डिले. सो अगर आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड के साथ आ रहे हो, देन यू नीड टू मूव एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन seeking condonation of delay in filing the consumer complaint, लेकिन you have to tell sufficient cause. और ये डिस्क्रिशन जो है ऑनरेबल कंज्यूमर कमीशन के पास रहेगा, एंड the output of this application depends upon facts and circumstances of the case. कई केस में अगर ऑनरेबल कमीशन को लगता है कि yes जो sufficient reasons were given by the complainant and वो 2 साल के अंदर नहीं फाइल कर पाए, तो इसलिए वो कंडोन भी कर सकते हैं. लेकिन अगर उन्हें लगा कि लेट्स से द कंप्लेनेंट इज कमिंग आफ्टर 5 years फ्रॉम द एक्सपायरी पीरियड एंड देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू एक्सप्लेन दैट डिले, then there are fair chances that Honorable Consumer Commission can reject the application seeking condonation of delay. एंड अगर हम होम बायर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें, इट इज़ कैटेगोरिकली Honorable Supreme Court at the cost of repetition only, I am explaining here that a continuous cause of action arises when the breach is not a single completed act but an ongoing failure or omission. Each day of non-performance give rise to a fresh cause of action, and it is very very important. Many times you will see जो एक होम बायर वर्सेस बिल्डर का डिस्प्यूट होगा उसमें कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन ही रहेगा, एंड दैट्स हाउ आप जो है बीइंग एक होम बायर, बीइंग एक कंप्लेनेंट, आप जो एग्रीमेंट तो साइन किया होगा आपने 2015 या 16 में, और अगर 10 साल के बाद भी आपको घर का पोजेशन नहीं मिलता, तो देन यू आर स्टिल very much successful in filing the consumer complaint because of the applicability of continuous cause of action. And अगर हम फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें इस जजमेंट में, ऑपरेटिव पोर्शन की बारे में बात करें इस जजमेंट का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट NCDRC हैज़ कमिटेड एन एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. क्वेश किया गया ऑनरेबल NCDRC का ऑर्डर को, एंड विद द डायरेक्शंस कि ये अब जो कंप्लेंट है ऑन मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होगी, एंड विद इन 6 months फ्रॉम टुडे, 6 मंथ के अंदर अंदर जो ऑनरेबल NCDRC को ऑन मेरिट्स इस केस को डिसाइड करना है. एंड अगर हम लर्निंग्स की बात करें, डेफिनेटली ऑनगोइंग ब्रीच है तो उसके ऊपर जो 2 year टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी एंटायरली नो है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, limitation starts from the date on which the cause of action last arose, not the first arose. खासकर in the home buyer disputes के अंदर, that's very important for us to realize the importance of continuous cause of action. And I hope with this video you would be able to understand the difference between the normal cause of action versus the continuous cause of action, and how
एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट में होम बायर्स को कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन का प्रिंसिपल कैसे हेल्प करता है टू फाइल द कंज्यूमर कंप्लेंट्स फॉर सीकिंग रिलीफ्स, जिसमें उनके घर जो थे आज से 10 साल पहले मिलने थे, लेकिन अभी तक उन्हें पोजेशन नहीं मिली. And do share this video with your friends and other stakeholders who are facing a consumer matter or who are facing a dilemma कि मैं कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरी शायद 2 साल का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है. And if you have specific questions regarding the limitation period in filing the consumer complaint, आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में डालिए या हमें ईमेल कर दीजिए info@nyaytantra.com पे. हम इन क्वेश्चंस का, हम आपकी क्वेरीज को आंसर करने का एक रीजनेबल टाइम में कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो. जय हिंद.